हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का जो प्रीलिम्स एग्जाम है बीपीएससी 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर एकदम नजदीक है। 13 को है, आज हो गई 3 जो भी तारीख है, तो एकदम 10 दिन का मामला बचा हुआ है। और हमारी जो बिहार स्पेशल की सीरीज आई है, आपका जो रिस्पांस मिला है वो बड़ा अच्छा मिला है। उसी को देखते हुए हम बिहार स्पेशल को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका वेटेज कितना है। इसका वेटेज है 15 से लेके 25 क्वेश्चन तक। ठीक है, इसमें इस बिहार का स्टैटिक, बिहार का इधर दिखेगा नहीं, रुकिए मैं लिख दे रहा हूं। इसमें बिहार का स्टैटिक और प्लस करंट दोनों ही आता है। ठीक है, तो हम अभी देखिए क्या है ना, बहुत एलोबरेट करके, बहुत फैला के हम बताना अगर करेंगे या हम पढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और समय कम है। तो अभी हम केवल उन पॉइंट को लेके चलेंगे जिससे कि आप मैक्सिमम वहां पे स्कोर कर सके, जिससे कि ये 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में कम से कम 75 से 80% आप वहां कर पाए। हमारा टारगेट यही है, तो हम उन चीजों को ही लेके चलेंगे। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये छूट गया या ये रह गया। अभी हमें केवल उन पॉइंट को पकड़ना है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हिट होते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था, आपको मगध जो 3 महाजनपद है, अगर पूछ ले कि बिहार में 3 महाजनपद कौन कौन से हैं, तो 3 महाजनपद कौन कौन से थे? मगध, अंग दक्षिणी बिहार में, और उत्तरी बिहार में कौन सा है? वज्जी संघ, जिसको हम अट्ठकुल के नाम से जानते हैं, लिच्छवी महाजनपद के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि बिहार का कुछ ऐसा मैप है, मोटे तौर पे देखा जाए तो यहां से गंगा नदी, और ये रहा आपका मगध, अंग, वज्जी संघ, ये है आपका लिच्छवी महाजनपद या 8 कुलों का अट्ठकुल। ठीक, और ये रहा आपका मगध और ये रहा अंग महाजनपद। आपको राजधानी याद रखना, इसकी राजधानी इसमें जो सबसे स्पेशल था कौन सी थी? वो लिच्छवी महाजनपद। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? वैशाली। राजधानियां याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मगध की क्या थी? मगध की पहले राजगृह थी, बाद में उसको उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र ले गया था। जो आज का जो पटना है वही प्राचीन समय क्या था? पाटलिपुत्र। और जो अंग था, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या किसकी राजधानी थी। अब हम कहां तक डिस्कस किए थे? हमने 3 महाजनपदों के बारे में डिस्कस कर लिया था एक सतही तौर पे। उसके बाद अब हम चलेंगे मगध के बारे में। क्यों हम मगध के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मगध जो है उस समय का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर राजवंश था। ठीक है, तो अब उसके बारे में जो है, उसके राजाओं का क्रम क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि उनका संबंध जो है मगध के उत्कर्ष के साथ साथ जो बुद्धिज्म है उससे भी कनेक्ट होता है। जो अजात शत्रु है, उन्होंने प्रथम बौद्ध संगीति भी कराई थी, तो हमको वो भी वहां से कनेक्ट होता है। इसलिए हम चलेंगे अब मगध के बारे में कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और चीजें कैसे आगे बढ़ी। ठीक, तो आप नोट करेंगे, हेडिंग डालिए, मगध का उत्कर्ष। देखिए सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं, कुछ चीजें बोलूंगा और हेडिंग डालूंगा यहाँ पे, क्योंकि समय आपका कम है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले। ठीक है, देखो अगर मगध की बात करें तो मगध मैंने आपको बता दिया कि कौन सा एरिया है। ये पटना गया वाला एरिया जो पड़ता है, ये वाला एरिया है मगध का। और ये है अंग और ये है लिच्छवी। तो ये है मगध का एरिया, ये महाजनपद है। ठीक है, सबसे ताकतवर महाजनपद। तो अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की, तो अगर पुराणों के हिसाब से हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी, मगध की स्थापना बात करें तो मगध की स्थापना की किसने? वृहद्रथ ने। नोट करिएगा ये, लेकिन ये किसके हिसाब से है? पुराणों के अनुसार। किसने की? वृहद्रथ ने। लेकिन अगर मगध का वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो कौन कौन है? वो है हर्यक वंश के राजा। कौन? बिंबिसार। याद रखना नाम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार। ये देखो, बिंदुसार और बिंबिसार 2 नाम हैं।
आप दोनों को डिफरेंशिएट करिएगा। जो बिंदुसार होंगे वो आएंगे किसमें, मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के अंदर अंतर्गत आएंगे वो, और बिंबिसार जो है वो हर्यक डायनेस्टी में आते हैं। ठीक, तो अगर बोला जाए कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक, ये याद रखना ना, ये वर्ड, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक संस्थापक कौन है मगध का, कौन है, बिंबिसार। और अगर पुराणों के अनुसार अगर बोला जाए तो वृहद्रथ। ठीक, अच्छा, वृहद्रथ, इन्हीं के पुत्र थे कौन, जरासंध, जिनकी चर्चा किसमें की गई है, महाभारत में। जरासंध की चर्चा, जिन्होंने द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध लड़ा था किससे, भीम से, महाभारत के अनुसार, पुराणों के अनुसार। ये जरासंध है मगध के राजा वृहद्रथ के पुत्र, ये नोट कर लीजिए। और ये बहुत प्रसिद्ध शासक है जरासंध। जरासंध ने कई बार मथुरा पे भी आक्रमण किया पुराणों के अनुसार, और महाभारत में हम पढ़ते हैं कि फिर कृष्ण युद्ध से बचाने के लिए अपने राज्य को कहां ले जाते हैं, द्वारका ले जाते हैं। ठीक, अच्छा, मगध के उत्कर्ष के कारण हम अभी हम देखा किसने स्थापना की, अब हम बात करेंगे कि मगध का उत्कर्ष क्यों होता है। इसके भाई बहुत सारे रीजन थे, मगध था, अंग था, वज्जी संघ था, तो मगध ही स्पेशली इतना मजबूत क्यों हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मगध में देखिए, मगध के रीजन में क्या है। मगध को आप, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। मगध में देखो क्या है ना, मगध का आप लोकेशन देखिए, मगध का लोकेशन ये है। मगध का देखो क्या है ना, एक तो क्या है, यहाँ पे सोन नदी भी है, इधर से गंगा नदी बह रही है, ठीक है, पुनपुन है, फल्गु है, तो नदियां हैं काफी, नदियां यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। तो नदियों से क्या मिलता था उस समय, नदियों से फायदा था, एक क्या था, परिवहन का, क्योंकि उस समय भाई गाड़ी घोड़ा तो उस समय, आज का समय तो है नहीं, ये बात कब की हो रही है, ये 500-600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो परिवहन के लिए, सेनाओं के परिवहन के लिए, व्यापार के लिए नदियां महत्वपूर्ण थी। अच्छा, नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र थे और मिट्टी लाई जाती थी, जलोढ़ मिट्टी, तो जो उर्वरा शक्ति थी मगध के क्षेत्र की बहुत बेहतर थी। तो जो उर्वरा शक्ति मिट्टी की थी वो अच्छी थी, क्यों, क्योंकि नदियों के द्वारा, आप जानते हैं कि नदियां जब बहती हैं तो वो क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, मृदा अपरदन करती हैं, तो अच्छी गुणवत्ता की मिट्टियों को बहाकर मगध के क्षेत्र में ले आती हैं, सोन, पुनपुन और गंगा जैसी नदियां। तो ऐसे में क्या हुआ, एक तो उर्वरा शक्ति मिली, तो यहाँ पे क्या हुआ, उत्पादन बेहतर हुआ, उत्पादन बेहतर हुआ तो जनसंख्या बढ़ी और व्यापार भी बढ़ा और परिवहन हुआ नदियों से। अच्छा, मगध जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, 5, देखिए दूसरा पॉइंट, पहला लिख लीजिए आप कि नदियों का क्या फायदा मिला। नदियों का फायदा ये मिला कि एक तो क्या मिला, परिवहन मिला, और दूसरा उर्वरा शक्ति, सिंचाई का काम मिला, और दूसरा जो बहा के लाती है, जलोढ़ अपरदन करके लाती है, तो वहां पे क्या होता है, मिट्टी की फर्टाइल लैंड था वो बढ़ा, तो वहां पे उत्पादन बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ी और चीजें बेहतर हुई। ठीक, तो ये चीज हुआ। और दूसरी चीज, 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आक्रमण करना आसान नहीं है, आक्रमण मुश्किल, ठीक है, आक्रमण मुश्किल। तो अब इससे क्या होगा, ये क्षेत्र क्या हो गया, सुरक्षित। 5 पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है तो क्या हो गया, सुरक्षित क्षेत्र हो गया। ठीक, और ये चीज हो गई। और दूसरी चीज देखिए आप, मगध को आप देखेंगे ना, तो मगध जो जिस क्षेत्र में है, ये कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं उसको, ये झारखंड वाला जो एरिया है जहां पे खनिज संसाधन बेहतर है, तो खनिज संसाधन की उपस्थिति, खनिज संसाधन अच्छी मात्रा में, तो यहां से क्या हुआ, इनको खनिज संसाधन वगैरह बेहतर मिलने लगे। अच्छा, जंगलों का है तो यहाँ पे हाथी वगैरह की उपस्थिति भी है, जंगल है तो यहाँ पे, झारखंड का इलाका है तो यहाँ पे हाथी वगैरह मिल रहे हैं, युद्ध वगैरह करने में
यूज हो रहा है, उनका भारी सामान ढोने में यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा सुरक्षा, मृदा का अच्छी गुणवत्ता होना, परिवहन होना, खनिज संसाधन होना, क्योंकि झारखंड उसी इलाके में पड़ता था तो वहां पे संसाधनों का अच्छा होना, वनों की लकड़ियां होना, तो ये सब चीजें, क्योंकि ये एरिया ये छोटा नागपुर के अंतर्गत भी आता है, ये वाला अब तो बट गया इधर, ये छोटा नागपुर खनिज संसाधन पे बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं मगध के राज्य को ऊपर उठाने में या उसके उत्कर्ष में सहायक बनी। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप सीधा समझ गए ना, एक तो नदियों का होना, पहाड़ियों का होना, खनिज संसाधनों का होना, वनों का होना, हाथी का होना, ये सारी चीजें उनके लिए फायदेमंद हुई। अच्छा, पहाड़ियों के बारे में कहीं पूछ ले कौन कौन सी पहाड़ियां थी, तो इसमें पहाड़ियां वैसे 5 हैं। आप एक दो यहाँ पे रत्नागिरी है, लिख लीजिए आप, अब इसमें यहाँ लिखूंगा नहीं, रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, 5 नदियां कौन सी? रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलाचल, ये 5 पहाड़ियां हैं जो इनको घेरे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, मगध के बारे में हमने ये चीज हमने देखी कि मगध का कैसे उत्कर्ष हुआ। अच्छा, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मगध जो महाजनपद है इसका वर्णन सबसे प्रथम कहाँ मिलता है, तो इसका सबसे प्रथम वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। तो ध्यान रखना, मगध और अंग महाजनपद का जो सबसे प्रथम वर्णन मिलता है कहाँ मिलता है, मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, मगध व अंग का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अथर्ववेद में आप उसको नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छा, हमने क्या बताया था यहाँ पे कि मगध का उत्कर्ष स्थापना वृहद्रथ बोला जाता है। वृहद्रथ पुराणों के अनुसार संस्थापक है और इसी वंश का कौन सा था? जरासंध था, जो कि बहुत ही फेमस शासक था मगध का। अच्छा, इसका लास्ट ये जो वंश है ना, ये जो वृहद्रथ और जरासंध, इसको बोलते हैं वृहद्रथ वंश। नोट कर लीजिए इसको, वृहद्रथ वंश, क्योंकि संस्थापक के नाम पे ही वंश का नाम होता था। इसके लास्ट जो क्या कहते हैं शासक हैं, उनका नाम है रिपुंजय। नाम लिख लीजिए, कभी मान लो पूछ ही लीजिए कि मगध के वृहद्रथ वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था, तो उनका नाम था रिपुंजय। इसको नोट कर लीजिए, रिपुंजय। ठीक, अंतिम शासक का क्या नाम था? रिपुंजय। तो हमने क्या देखा, मगध के उत्कर्ष के बारे में देखा, और पुराणों के अनुसार वृहद्रथ वंश अगर पूछा जाए, स्पेशली पूछेगा कि वृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय, फेमस शासक जरासंध, वृहद्रथ ने क्या किया? मगध की स्थापना की। पुराणों के अनुसार ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें हर्यक वंश, देखो अगर वास्तविक संस्थापक कहेगा तो वास्तविक में हम क्या लिखेंगे? वास्तविक संस्थापक में हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था वास्तविक संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के बिंबिसार। ठीक, तो अब हम चलते हैं हर्यक वंश पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब और हम देखिए क्या है ना, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे और जहां से क्वेश्चन आते हैं हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप वहां पे मैक्सिमम स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, तो अब हेडिंग डालिए हर्यक वंश। क्या? हर्यक वंश। जो इंपॉर्टेंट होगा उतना ही हम यहां डिस्कस करेंगे, समय कम है अपने पास। हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यक वंश, इसके देखो इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार, और इसके बाद इनका पुत्र होता है अजातशत्रु। ठीक है, इनका पुत्र है। फिर अजातशत्रु के बाद, इसके बाद अंतिम इसके शासक हैं, नहीं, अजातशत्रु के बाद उदयन, ऐसे क्रम है। ठीक है,
तो ये नाम याद रखना, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो राजा हुए हैं इसके। और ये देखिए अजातशत्रु इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं, और अजातशत्रु के पुत्र हैं कौन, उदयन। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इस वंश में एक इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करते हैं और राजा बनते हैं, ठीक है, बिंबिसार की हत्या करते हैं और राजा बनते हैं, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पाया था। तो मतलब यहाँ पे क्या किया गया, अपने पिताओं की हत्या करके शासक का पद लिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश, मतलब पिता को हंता अर्थात मृत्यु को मार करके, ठीक है, पितृहंता वंश बोलते हैं कि फादर को किल करके शासक का पद, किंग का पद जो है, पोस्ट है, वो लिया गया है। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और उदयन ने अजातशत्रु को मारा, ठीक, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पितृहंता वंश। अगर पूछ ले कि मगध साम्राज्य में पितृहंता वंश किसे कहा गया है, तो वो कौन सा है, हर्यक डायनेस्टी, ठीक, हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। अच्छा इसका समय काल, इसका मोटे तौर पे अगर समय काल की बात करा जाए तो इसका समय काल है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच में है। वैसे समय काल पूछता नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूं, 412 ईसा पूर्व। सोचिए ये कब का है, ये बुद्धिज्म, बुद्ध के समय का है, ये बुद्ध का जो समय है 563 बीसी, तो ये ईसा पूर्व को मतलब समझते हैं ना आप कि जब से ईस्वी चालू हुई उससे उतना साल पीछे, जैसे 544 ईसा पूर्व, इसका मतलब अगर जिस साल ईस्वी हम मानते हैं कि फर्स्ट ईस्वी शुरू हुई उससे 500 साल, मतलब आज हो है, आज चल रहा है 2025, तो 2025 और प्लस 544 साल और जोड़ दो उसमें, उतना साल पीछे आज से, और ईस्वी से इतना साल पीछे, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा अब बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो हैं ये हैं मगध के वास्तविक संस्थापक। इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिख लीजिए, मगध का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, एक पॉइंट इनका ये हो गया। दूसरा, विवाह करके इन्होंने विवाह की नीति से विस्तार दिया, विवाह नीति से साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखना, कभी पूछ ले कि मगध का कौन सा शासक था जिसने विवाह नीति से साम्राज्य विस्तार किया, तो कौन है, बिंबिसार। लिख लीजिए, इसको लिखिए आप, विवाह नीति से इसने साम्राज्य विस्तार का किया। इसमें जैसे इसको एग्जांपल अगर दिया जाए तो जो कौशल की राजकुमारी थी कौशल देवी, उनसे शादी किया था बिंबिसार। क्या एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो कौशल की राजकुमारी कौन है, कौशल देवी से शादी किया था। किसने, बिंबिसार ने कौशल देवी से शादी किया, और इसी में उपहार रूप में क्या मिला था इनको, काशी मिल गया था। याद रखना ये कि ये उपहार मिल गया था, उपहार या दहेज बोल दो, आज के समय में दहेज बोलते हो, उपहार या दहेज के रूप में इनको काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। क्या मिला था, काशी का क्षेत्र, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक, अच्छा और भी इन्होंने शादी की थी, और शादी किससे की थी, लिच्छवी के राजा थे चेटक, एक शादी और की थी, लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलन्ना से की थी। किससे की थी, चेलन्ना, ठीक है, लिख लीजिए, चेलन्ना से इन्होंने शादी की। उनकी दूसरी पत्नी चेलन्ना थी, चेलन्ना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी इनकी थी पंजाब के मद्र की क्षेमा, पंजाब के मद्र
राज्य की क्षेमा नाम की राजकुमारी थी, उनसे ये शादी की। तो ये विवाह नीति द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब आप याद रखिएगा कि 3 रानियों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और इनका संबंध अवंती के शासक, आप नोट कर लीजिए, अब सारा लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अवंती के शासक चंड प्रद्योत से था। किससे था? चंड प्रद्योत से, ठीक है। चंड लिख लीजिए। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था, एक मित्रता का संबंध था, ठीक है। और इसीलिए बिंबिसार ने, जब चंड प्रद्योत एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने अपने जो राजकीय वैद्य थे, राजाओं के जो वैद्य होते थे जीवक, तो इनके कौन से थे जीवक, जीवक नाम के इनके राज्य वैद्य थे बिंबिसार के। मैं देखिए सीधा लिख दे रहा हूं, नहीं आप लोगों को दिखेगा नहीं। इनके क्या थे? इनके राज्य वैद्य थे जीवक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपनी मित्रता में अवंती के राजा एक बार बीमार पड़े। कौन थे अवंती के राजा? चंड प्रद्योत, इनकी दोस्ती थी। तो इन्होंने जब ये बीमार पड़े ना, तो बिंबिसार ने अपने जीवक जो राज्य वैद्य थे इनको भेजा था कि जाइए इलाज करिए उनका। तो ये पूछा जाता है कई बार कि जीवक किसके समय के थे, तो अपने राज्य वैद्य को जीवक को भेजा था। तो जीवक किसके समय के थे? बिंबिसार। और इनका समय क्या है? 544 ईसा पूर्व के आसपास का, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है बिंबिसार के बारे में। इसके बाद अजातशत्रु इनकी हत्या कर देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, फिर अजातशत्रु की भी हत्या उनका बेटा करता है, इसीलिए इनको बोला जाता है पितृहंता वंश। ये वंश में क्या है कि बेटा अपने बाप को मार के गद्दी पाया, और ये 2 पीढ़ी तक दिखता है, इसीलिए बोलते हैं इसको पितृहंता वंश, ठीक। अब बिंबिसार का आप एक बार स्नैप लेना और स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अजातशत्रु पे। अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति 4 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब बुद्धिज्म आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, एक राजगीर में, दूसरा वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में। ये चारों बौद्ध संगीतियां आपको याद रहना चाहिए कि किस राजा के समय में हुआ है। जैसे पहला हुआ है अजातशत्रु, दूसरा हुआ है कालाशोक, तीसरा हुआ है अशोक के समय, और चौथा हुआ है कनिष्क के समय। तो ये चीज अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो मगध से रिलेटेड भी है और आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड भी है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप वहां नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अजातशत्रु के बारे में पढ़ने कि अजातशत्रु क्यों इंपॉर्टेंट है, या क्या चीजें इनकी महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजातशत्रु वो राजा हैं जिन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बने थे, अजातशत्रु। अच्छा, इनका अजातशत्रु जो नाम बोला गया है, अजातशत्रु का नाम आप लोग, अजातशत्रु जो है, ये अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का असली नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है कुणिक, याद रखना। कभी पूछ ले वास्तविक नाम, कभी कह दे कि कौन से राजा हैं मगध के जिनका नाम कुणिक था, तो वो है अजातशत्रु, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। जल्दी से जल्दी क्लास खत्म कर लो, शॉर्टकट में, ठीक है। तो जैसा कि हम क्या बताएं, कुणिक नाम अगर कभी पूछे तो क्या है वो? अजातशत्रु का नाम है। अच्छा देखिए, एग्जाम चूंकि बिल्कुल नजदीक है ना, तो मैं जैसा कि मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बोला था आपको कि आप ये मत सोचिएगा कि ये सर नहीं पढ़ाए, क्योंकि अभी हमारा फोकस देखिए पूरा डिटेल में पढ़ाने का नहीं है। अभी हमारा है कि आप इस 15 से 25 क्वेश्चन में से आप कम से कम 20 के रेंज में हिट करके आ जाए, हमारा यही टारगेट है। क्योंकि देखिए, वो पढ़ने पढ़ाने का समय रहता है जब 2-4 महीने रहते हैं, बट अभी हमारी सीरीज इसीलिए आई है कि आपका हम पीटी क्वालिफाई कराएं। तो हमारा पर्पज ये है, इसलिए हम शॉर्ट में चलेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, वो ही हम डिस्कस करेंगे। तो अजातशत्रु बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति मतलब, संगीत का मतलब सभा,
4 सभाएं हुई हैं, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। पहली सभा हुई है अजातशत्रु के समय, दूसरी सभा हुई है कालाशोक के समय, और तीसरी सभा हुई है अशोक के समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। और चौथी सभा हुई है कनिष्क के समय। ये राजा हैं और इन्हीं के समय पहली सभा, दूसरी सभा, तीसरी सभा और चौथी सभा। अब यहाँ बात उठी है तो मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिज्म में ये अलग से चैप्टर की तो पढ़ाया ही जाता है, बट आपको मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ जिससे कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, नहीं तो फिर ये आपको परेशान करेगा। और ये क्वेश्चन आता जरूर है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? अजातशत्रु के समय में। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुए थे? राजगृह या राजगिरी, इसको दोनों शब्दों से जाना था, राजगृह या राजगिरी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, राजगृह या राजगिरी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। देखो, अध्यक्ष उन्हें बनाया था जो बुद्धिज्म से बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे उनको, तो महाकश्यप हैं प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, और ये जस्ट बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो बौद्ध दर्शन के संस्थापक थे, उनकी मृत्यु के जस्ट बाद हुई है। ठीक है, तो ये सोचिए कितना पुराना, ये चल रहा है बिफोर क्राइस्ट का टाइम। तो उम्मीद है कि आपने ये देख लिया होगा। इनका नाम कुड़िक था। इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक। अच्छा, अजातशत्रु के बारे में ये कहा था, जब इसने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी अपने पिता की, तो जो बिंबिसार शादी किए थे कौशल देवी से, तो उन्हें काशी दहेज में मिला था, तो वहां के राजा ने फिर क्या किया, जब इन्होंने अपने पिता की हत्या करी तो वहां के राजा प्रसेनजीत थे, उन्होंने छीन लिया। फिर अजातशत्रु ने क्या किया, काशी कौशल के राजा से युद्ध किया और काशी को फिर से जीता। ठीक है, ये फॉर इंफॉर्मेशन याद रखना। अब हम चलते हैं बौद्ध संगीति के बारे में, उसके बाद हम इधर आएंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। तो 4 जो संगीतियां हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो कह रहा हूं कि 90% चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार आप ये पूरा टेबल में बनवा देता हूं, उसके बाद इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। अजातशत्रु हो गया, उदयन के बारे में 2-3 पॉइंट है। ठीक, तो बौद्ध संगीति आप डाल दीजिए, क्योंकि ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि बौद्ध दर्शन, बुद्ध जो ज्ञान जो मिला है वो कहाँ मिला है? गया में, तो वहां से रिलेटेड है। और जो वहां के राजा थे ना, उन्होंने बौद्ध दर्शन को क्या किया? संरक्षण दिया और अपने यहाँ संगीतियां कराई, और एक लंबे समय तक हुआ, मतलब ले लीजिए अब 300-400 सालों तक चला है ये। अजातशत्रु ने कहाँ कराया? राजगृह में। ठीक, और कालाशोक ने कहाँ कराया? पाटलिपुत्रा में। लोकेशन याद रखना। नहीं, पाटलिपुत्रा नहीं, पाटलिपुत्रा ने अशोक ने कराया था, ये इन्होंने कराया था वैशाली में। ठीक, इसको लिख लीजिए, वैशाली में इन्होंने कराया, अशोक ने पाटलिपुत्रा में। और कनिष्क ने, जो राजा होते हैं, कनिष्क ने कहाँ कराया? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। नोट कर लीजिए इसको। बौद्ध संगीतियां प्रथम, फर्स्ट, सेकंड बौद्ध संगीति, थर्ड और फोर्थ बौद्ध संगीति, ये लिख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हो रहा है? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हो रहा है। अच्छा, लोकेशन क्या है? स्थान लिख लीजिए। स्थान कहाँ है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। ठीक, इसको नोट करिए आप लोग। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। राजा का नाम आपने नोट कर लिया, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक, अब इसमें इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं दोबारा बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और पूछता है कि जब ये हुआ तो अध्यक्षता किसने की?
अध्यक्षता किसने की? तो जो पहली संगीति हुई है कहाँ हुई है? राजगिरी में। राजा कौन है? अजातशत्रु। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। ये नोट कर लीजिए, इस समय अध्यक्ष हैं महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। और जो दूसरी संगीति हुई है इसमें अध्यक्ष कौन है? सबाकामी। सबाकामी। अच्छा देखिए, कालाशोक जो है ये शिशुनाग वंश के हैं, ध्यान रखना, शिशुनाग वंश के राजा हैं। कालाशोक के समय हुआ है सबकामी। और अशोक के समय कौन से अध्यक्ष थे? ये थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स, ये नाम याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है सीधा कि अशोक के समय जो बौद्ध संगीति हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक, इसको लिख लीजिए। पहले के अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। दूसरे के हैं सबाकामी। तीसरे के हैं मोगलीपुत्र तिस्स। और चौथे के कौन है? वसुमित्र। वसुमित्र। और इसमें एक चीज और है, अध्यक्ष है वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। याद रखना ये चीज। अच्छा, ये अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? अध्यक्ष उन्हें बनाया जाता है जो बहुत विद्वान है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट, राजा अजातशत्रु, स्थान राजगृह, अध्यक्षता महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगीति कालाशोक राजा, स्थान वैशाली, अध्यक्ष कौन? सबकामी। तीसरा बौद्ध संगीति अशोक राजा, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। चौथा कनिष्क राजा कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्ष कौन? वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्या क्या, इन चारों में 4 घटनाएं घटी हैं। कभी कभी वो जब बहुत टफ क्वेश्चन करता है तो वो पूछता है, तो वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो पहले में क्या हुआ है? विनय पिटक, पिटक भी बोलते हैं, पितक भी बोलते हैं, और सुप्त पिटक, इन दोनों की रचना हुई है। लिख लीजिए इसको। इसमें कार्य क्या हुआ है? विशेष कार्य अगर बात किया जाए, कभी कभी पूछ लेता है कि विनय पिटक और सुप्त पिटक की रचना किस संगीति में हुई है? तो वो हुई है फर्स्ट बौद्ध संगीति में। इसको नोट कर लीजिए। और दूसरे में क्या हुई है? दूसरे में हुई है महासंघिक और वो स्थविर समुदाय में विभाजन। जो बौद्ध संप्रदाय था वो क्या हुआ? महासांघिक और स्थविर में बट गया। ठीक। और तीसरे में हुआ है विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। ठीक, तीसरे में ये हुआ है। और चौथे में क्या हुआ है? चौथे में हुआ है हीनयान व महायान में, हीनयान व महायान में विभाजन। तो क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान महायान समझते हैं ना आप? हीनयान का मतलब है कि जो परंपरावादी थे बुद्धिज्म उसमें मानना, महायान वालों ने थोड़ा सा लिबरल कर दिया चीजों को। ठीक है, परंपरा को नहीं माना, बिल्कुल लकीर पे नहीं चलने वाले थे, थोड़ा सा हट के चलने वाले थे और लोगों के कल्याण में ही अपना मोक्ष या निर्वाण समझते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये समझ लीजिए कि 90% चांस है कि एक क्वेश्चन यहाँ से कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से आता है, तो यहाँ से आता है। एक बार आप इसको स्नैप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब चूंकि अजातशत्रु के समय में हुआ था एक संगीति, तो हमने चारों करा दिया, जिससे आपका एग्जाम में कहीं आए तो ये ना हो कि सर आपने एक कराया, वो तो अशोक वाला पूछ लिया, कोई कह दे कनिष्क वाला पूछ लिया। तो ये चीज क्लियर रहनी चाहिए आपकी। ठीक, समय कम है, स्नैपशॉट ले चुके होंगे, अब मैं इसे मिटाता हूं। देखिए समय अपने पास बहुत कम है और हमारा टारगेट है कि आपका बिहार स्पेशल करा दें, जिससे कि आप वहां मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कराई जाएंगी अभी, क्योंकि समय नहीं है। तो अजातशत्रु का करीब करीब हो गया। अजातशत्रु मैंने क्या बताया था? जो हर्यक वंश है उसमें 3 राजा, कौन कौन से? बिंबिसार,
अजातशत्रु और उदयन। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? उदयन या उदयन दोनों बोला जाता है, उदयन या उदयन। तो उदयन के समय में सबसे बड़ी घटना क्या घटी है? मगध की राजधानी, ये आप याद रखना, ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना इसे। मगध की राजधानी कहां लिया जा गया? मगध की राजधानी जो कि गिरिव्रज थी या राजगिरी थी, उसको ले जाकर इन्होंने बना दिया पाटलिपुत्र। ये याद रखना कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? उदयन या उदयन, दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इनके लिए, उदयन या उदयन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में यही एक चीज है, बाकी ठीक है और बहुत विशेष चीज इसमें नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? राजगिरी से कहां ले गए? पाटलिपुत्र। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि ये वंश समाप्त हो गया। हमने तीनों राजाओं के बारे में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं हमने उसको डिस्कस किया। अब इसके बाद हर्यक के बाद कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा बस वही डिस्कस करेंगे, समय अपना हमें व्यर्थ नहीं करना है। शिशुनाग वंश, ठीक, शिशुनाग वंश नोट करिए इसको। पहला कौन सा था? हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में ज्यादा राजा नहीं है, दो ही राजा है, एक शिशुनाग एक कालाशोक। पहले राजा हैं शिशुनाग और दूसरे राजा हैं कालाशोक। कालाशोक के बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। क्या डिस्कस किया था? कालाशोक ने द्वितीय संगीति बौद्ध की कराई थी। तो देखो शिशुनाग के बारे में एक चीज जान लीजिए, इन्होंने जो मगध की राजधानी थी वो कहां ले गए थे? वैशाली। तो राजधानी मगध की जो थी, मगध की राजधानी कहां ले गए? वैशाली ले गए। कहां से भाई? पाटलिपुत्रा था, उदयन करके गए थे, उसके बाद ये कहां ले गए? वैशाली। लेकिन जब कालाशोक आते हैं तो फिर से क्या कर देते हैं? फिर से पाटलिपुत्र। ये याद रखना, अगर कभी पूछा तो इससे भीतर नहीं जाएगा क्वेश्चन, यहां से सॉल्व हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? फिर से पाटलिपुत्र, कालाशोक। और द्वितीय बौद्ध संगीति मैंने आपको बताया था कि सेकंड बौद्ध संगीति किसने कराई थी? कालाशोक ने। कहां कराई थी? वैशाली में। ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्रा थी बट कहां कराया था? वैशाली। तो ये आप नोट कर लीजिए। शिशुनाग में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद सीधा हम आते हैं किस पे? नंद वंश। देखिए फटाफट हमें वंश ऐसे ही खत्म करना है, जो वहां से इंपॉर्टेंट चीज है वो पकड़ो और उसको हटाओ। तो आप नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नंद वंश। नंद वंश क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित होने वाला है। कौन सा? मौर्य एम्पायर। तो हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश, ये सब मगध के एक एक डायनेस्टी हैं। नंदा डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ये सब राजाओं के वंश थे। 100 साल 200 साल ऐसे चले हैं। अब देखो नंद वंश स्थापित कैसे होता है? जो शिशुनाग वंश है उसको समाप्त करके महापद्म नंद, याद रखना नाम, महापद्म नंद, इन्होंने स्थापना की। ये क्या है? इसके स्थापक है नंद वंश के। लिख लीजिए, महापद्म नंद नंद वंश के स्थापक हैं। ठीक है, और इन्होंने शिशुनाग वंश की समाप्ति कर दी थी। ठीक। अच्छा, महापद्म नंद के बारे में बताया था कि इन्होंने एक छत्र या एक राट की उपाधि ली थी। ध्यान रखना, एक राट की उपाधि ली थी। अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले तो आप वहां टिक कर दीजिएगा, एक छत्र या एक राट की उपाधि ली थी। ठीक है, और इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार भी बोला गया है। परशुराम, परशुराम का दूसरा अवतार, लिख लीजिए इसको, परशुराम का दूसरा अवतार। किसको बोला गया है? महापद्म नंद को। बताते हैं कि बताऊं, नंद वंश में काफी विस्तार हुआ है मगध का, बहुत बड़ी सेना बना दी गई है।
ठीक है। और महापद्मनंद के ही समकालीन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। पाणिनि, जिसकी आप रचना पढ़ते हैं ना अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ने जो रचना की थी, तो जो पाणिनि है वो इन्हीं के समकालीन है, याद रखना, समकालीन किसके, महापद्मनंद के। कौन, पाणिनि। पाणिनि क्या है, ये व्याकरण के बहुत ही बड़े ज्ञाता हैं, कि उन्होंने संस्कृत का जो व्याकरण है ना वो इन्हीं की रचना से बहुत प्रभावित है। इन्होंने रचना की थी, अष्टाध्यायी नामक रचना थी इनकी। तो ये किसके समकालीन है, महापद्मनंद के। ठीक, ठीक है। और मगध का मैक्सिमम विस्तार किया इन्होंने, मगध का विस्तार बहुत अच्छे से किया इन्होंने, ठीक है। अब इनका ये काम यहां तक समाप्त होता है, इनका ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके बेटे हैं घनानंद, इनका 2 पॉइंट है, आप पढ़ लीजिए बस, ये नंदवंश समाप्त। घनानंद है, घनानंद ने क्या किया था आपको पता है, घनानंद ने चाणक्य, बताया जाता है कि चाणक्य क्या क्या किया था, अपमान, उनको मतलब उनके शारीरिक चीजों पे बोल दिया था कि तुम कुरूप हो, ऐसे हो, सुबह सुबह आ गए, ऐसा कुछ, इसी चीज से बुरा मान गए। और इन्होंने क्या किया, नंद वंश को उखाड़ने की प्रतिज्ञा ली। और फिर इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त की सहायता करके नंद वंश का समापन कर दिया। नंद वंश समाप्त हो गया और स्टार्ट कौन सा हुआ, मौर्य वंश। तो ये आप याद रखिएगा, किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। घनानंद ने अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि चाणक्य ने ये किया था। अच्छा, इसी के समय एक चीज मैं और नोट करा दूं, उसके बाद आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। इसी के समय बताते हैं कि जो घनानंद है, इसी के समय सिकंदर आया था आक्रमण करने भारत पर। सिकंदर, जब पूछा जाए कि सिकंदर किसके समय आया था आक्रमण करने, तो घनानंद के समय आया था, ध्यान रखना, घनानंद। और घनानंद चूंकि मगध की बहुत बड़ी सेना थी, तो सिकंदर जब देखा कि इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य है, तो उसकी सेना में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया कि युद्ध करना चाहिए नहीं, और इसीलिए सिकंदर भारत में बहुत विस्तार पूर्वक युद्ध नहीं कर सका और लौट गया। तो ये चीज आप याद रखना कि घनानंद के समय में ही सिकंदर आया था और लौट गया था इतनी बड़ी सेना देख के। ठीक, तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। और इस प्रकार से हमने अपना 3 वंश यहाँ पे देखिए समाप्त किया एक लेक्चर में, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, और बुद्धिज्म की चारों संगीतियां। यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। आप लोग इस लेक्चर को पढ़िए, 1-2-3 बार रिपीट मोड में इसको देख लीजिए और एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा और आप जाके 2-3 बार इसको देख लीजिए। इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेंगे, कंप्लीट याद हो जाएगा। अब इस लेक्चर को हम यही विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्य वंश को अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।